बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले यानी इब्तिदान ही हम बात करते हैं पेशेंट डॉक्टर रिलेशन की, जो कि काफ़ी मुतासिर हो गई है, ख़ास तौर पर उस वक्त से जब से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस आ गया है। क्योंकि कोरोना वायरस के डर से या कोविड-19 के डर से अब डॉक्टर्स, ख़ास तौर पर सीनियर डॉक्टर्स भागने लगे हैं। क्योंकि ये अक्सर जो है मरीज़ों की शिकायत है, अटेंडेंट्स की शिकायत है। क्योंकि अगर कोई नॉन कोविड भी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसे बहुत दूर से देखा जाता है। इस तरह के इल्ज़ामात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब इसका रिएक्शन पब्लिक की जानब से भी आने लगा है। अब डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट के निशाने पर आ गए हैं। और पिछले कुछ दिनों से सोरा से लेकर एसएमएचएस से लेकर सीडी हॉस्पिटल में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आवाम की शिकायतों का अंबार के डॉक्टर पेशेंट को देखते नहीं हैं। आज इंजेक्शन लिख दिया और कल यानी आने वाले कल भी वो इंजेक्शन नहीं हुआ होता है। तो इस तरह की शिकायतें जो है काफ़ी तूल पकड़ती जा रही है। सनम एजाज इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है। सनम, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि ये जो गैप है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ये बढ़ रही है, और इसमें माहिरीन का क्या मानना है और मुबसरीन का क्या मानना है, सिविल सोसाइटी का क्या मानना है? देखिए हिलाल, पेशेंट और अटेंडेंट, ये डॉक्टर जो है, अटेंडेंट और डॉक्टर का आमतौर पर झगड़ा होता है। इनका रिलेशन आज का ख़राब नहीं है, पहले से है। और उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार डॉक्टरों को ही ठहराया जाता है। जो इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तब से ही डॉक्टरों की जो क्रेडिबिलिटी है, काबिलियत है, उस पर सवाल उठना लगे। और सवाल यही उठने लगे कि डॉक्टर हमारे जो हैं ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। खिदमत खल्क का जज्बा जो डॉक्टरों में होना चाहिए था वो होना नहीं है। और उसकी वजूहात जो हैं वो यही बताई गई। और फिर ये और खलीज बढ़ती गई जब डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स को रेफ़र करना शुरू कर दिया प्राइवेट क्लिनिक्स में कि वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। फिर पिछले कुछ दिनों से जब से ये कोविड है, पहले से दूरियां थी, पहले से ही वो कह सकते हैं कि चैलेंज थे। और इन्हीं चैलेंज के बीच में जब कोविड हो गया तो फिर एक जिम्मेदारी आ गई डॉक्टरों पर। और डॉक्टरों पर जिम्मेदारी आ गई कि वो इन हालात में अपना रोल अदा करें। लेकिन जहाँ हमारे डॉक्टरों ने अपना रोल अदा किया, कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है डॉक्टरों का, उन्होंने इस कोविड के दौरान खिलवाड़ भी किया है। बहुत से डॉक्टरों ने इस कोविड के दौरान भी सरकारी अस्पतालों में कोविड के नाम पे जहां ड्यूटी थी, जहां से वो बड़ी बड़ी सैलरियां लेते थे, वहां पेशेंट्स को नहीं देखा, बल्कि उन्हें रेफर किया प्राइवेट अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में बताया कि कोविड है, अस्पताल बंद है, प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाए। तो वहाँ पे भी लोगों में इनके खिलाफ एक कहा जा सकता है कि एक नफरत सी पैदा होना शुरू हुई। और फिर अस्पतालों में जो डॉक्टर्स थे, जहाँ कोविड था, वहाँ पे भी जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने पेशेंट्स को नहीं देखना शुरू किया। पहले ये था कि जूनियर भी नहीं देख रहे थे, जूनियर डॉक्टर भी दूर रहने लगे। खतरा था कि हमें ये कोविड अटैक करेगा। फिर कहीं न कहीं प्रेशर वगैरह मीडिया से लेके दूसरी जगहों से लेके जब प्रेशर बना डॉक्टरों पे, डॉक्टरों ने ज्वाइन करना शुरू किया, डॉक्टरों ने देखना शुरू किया, नज़दीक जाना शुरू किया। तो सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, जो कहीं न हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अभी भी जो कल एसएमएचएस का वाक़ा पेश आया, अगर उसके अंदर की बात तक जाए तो मामला यही है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट के पास नहीं आते। सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी यह मामला हमने उठाया, जो पिछले एक दो दिन में हमने देखा कि एसएमएचएस में क्या सूरत हाल बनी है। डॉक्टर्स टारगेट बन रहे हैं। डॉक्टरों ने जो है अस्पताल के सहन में एहतजाज किया है कल के दिन में और सिक्योरिटी मांगी है। जब हमने भी डॉक्टर्स से जानने की कोशिश की कि शायद जो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट ठीक तरह नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टरों का ये जवाब है कि वेंटिलेटर नहीं है तो डॉक्टर नहीं ला सकता है, कोई फैसिलिटी नहीं है तो ये डॉक्टर नहीं ला सकता है। तो इसी पर पेशेंट्स आग बगोला हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही एक कहानी है या कि यह भी है कि पेशेंट को कोई डॉक्टर देखता भी नहीं है ठीक तरह से, जिस तरीके से एक पेशेंट को देखा जाना चाहिए? देखिए हिलाल, कहानियाँ कुछ भी हो, अपने अपने तरीके से कहानियाँ जो हैं वो बयान की जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें ख़तरा लगता है कि वो उम्र के उस हिस्से में हैं कि अगर कोविड हो गया तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। वो 50-60 से ऊपर हैं और अब तक कोविड की वजह से 50-60 से ऊपर के लोग ही निशाना या ज़िंदगी की जंग हार बैठे। तो इस खतरे को देखते हुए ये डॉक्टर जो हैं ये पेशेंट्स के पास नहीं जाते हैं। और पेशेंट कहते हैं, अटेंडेंट कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं इन्हें या तो इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जंग में फ़ौजी बॉर्डर पर ये कहेगा कि गोली चल रही है आगे से, गोला
गोला गिरा है तो मैं यहाँ से नहीं आगे जाऊँगा, तो फिर वो फौजी नहीं बनता है, फिर उसको घर में ही बैठना चाहिए, आम लोग कहते हैं। और साफ जाहिर है डॉक्टर अपनी ज़िंदगी की बात करते हुए आगे नहीं जा रहे हैं। पेशेंट जो कहते हैं कि हम अस्पताल आते हैं, उन्हें सीनियर डॉक्टर चेक करेगा, उन्हें वो चीज़ें करेगा, और फिर एक चीज़ और हो जाती है, जो अटेंडेंट्स होते हैं इन हालात में उनके घर के किसी आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में होती है, किसी के भाई की, किसी के वालिद की, तो इस ख़तरे में वो इस डॉक्टर को समझता है कि ये खुदा के बाद मेरे बच्चे, मेरे घर वाले को बचाएगा। लेकिन ये जब सामने नहीं आएगा तो उसका पारा जो ऑलरेडी उसको टेंस होता है कि न जाने मेरा क्या होगा, उसका पारा ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। ये एक परेशानी हो जाती है। उसमें बातचीत जो है, गर्म गुफ्तारी है, वो हो जाती है। फिर कल का वाक़ा जो आया जहाँ हाथ पैर भी चलाने की खबरें, तो इस तरह के वाक़ात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप डॉक्टरों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पेशेंट्स भी जो है वो चाहते हैं कि अटेंडेंट चाहते हैं कि पहले उनके पेशेंट का इलाज किया जाए, उनको देखा जाए और ज़्यादा उसकी तरफ फोकियत मिल जाए। और फिर ये भी है कि ऑलरेडी थोड़ी सी डॉक्टरों के हवाले से लोगों में ये रुझान पैदा हो चुका है कि नहीं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो जो भी डॉक्टर अब सामने आता है उसके हवाले से इमेज पहली जो है वो अब अच्छी नहीं रही है आवाम में, और वो इमेज जो है उस इमेज को देखते हुए एक इल्ज़ाम जो डॉक्टरों पर लग रहा है कि वो है कि एक एटीट्यूड के साथ वो आते हैं, व्हाइट कॉलर ने तस्वर किया जाता है, अपना एक क्रेज डॉक्टर में है और उसमें वो किसी तरह की कमी नहीं लाता है। जबकि पेशेंट्स का ये भी मानना है कि डॉक्टरों को कम से कम ये आज रियलाइज करना चाहिए कोविड के दौरान कि जब एक कोविड पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसकी फैमिली क्वारंटीन होती है, उनका घर बर्बाद हुआ होता है, उनके घर में कोई नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट का रिएक्शन भी जो है वो मुमकिन है, वो जो है उसका बर्ताव जो है वो मामूल से मुख्तलिफ हो सकता है। तो क्या आप ये चीज़ नहीं समझते कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि पेशेंट आज वैसे बिहेव नहीं कर सकता है जैसे इससे पहले करता था? देखिए डॉक्टर उनको भी क्रेज है, उनको भी पता है कि वो वाइट कॉलर हैं, बड़े लोग हैं, तो वो उस तरह से बिहेव करते हैं। ये वो शायद ये भूल जाते हैं हॉस्पिटल में जब जाते हुए कि वो एक बीमार आदमी के साथ उनका राब्ता है। वो समझते हैं कि जिस तरह बाहर डीसी रोब करता है, तहसीलदार रोब करता है, मैं भी पेशेंट को ऐसे ही रोब करूँगा। लेकिन वो उसकी शायद उसको अभी पढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे इन डॉक्टर्स को थोड़ा सा ये साइकोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत है कि जब आप पेशेंट के पास जाएंगे तो वहाँ सामने आपके साथ मुकाबला जो होगा, फेस करना होगा, वो एक बीमार करना होगा, और बीमार के साथ जो आने वाला होगा वो भी बीमार होता है। अस्पताल में जो आदमी के साथ दूसरा आदमी होता है, अटेंडेंट होता है, वो भी मेंटली बीमार होता है। तो बीमार के साथ दो अच्छे बोल अगर डॉक्टर बोल लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसे वाक़ात पेश आएंगे। लेकिन गलतियां भी हैं तो कमियां भी हैं, दोनों अतराफ से हैं। पेशेंट का फ्लो भी है और पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स भी बड़ी तादाद में अस्पतालों में आते हैं। एक पेशेंट के साथ 5-5, 6-6 अटेंडेंट्स आते हैं, वो भी एक परेशानी है। डॉक्टर भी, और उसके साथ डॉक्टर का जो ड्यूटी का रोस्टर है उससे 12 से 18 घंटे 20 घंटे की लगातार जो ड्यूटी ली जाती है वो भी उसको उसके मेंटल जो सिचुएशन है उसको परेशान कर सकती है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा डॉक्टर के बर्ताव से पेशेंट ठीक हो जाता है और इस बर्ताव को ठीक करना होगा। जो एटीट्यूड एक डॉक्टर के अंदर है वो अपने पास ज़रूर रखें, लेकिन कम से कम जब वो एक पेशेंट के साथ डील कर रहा होगा तो उस वक्त उन्हें अपने गुफ्तार में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपने किरदार में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और अपने एटीट्यूड में भी जो है तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब जाकर एक पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। क्योंकि आज का पेशेंट जो कोविड-19 पॉजिटिव है, एक ट्रॉमा से होकर आता है, उसकी फैमिली सारी क्वारंटीन रहती है, उसके घर में कोई नहीं होता, उसके घर में छोटे बच्चे तक क्वारंटीन हो जाते हैं और बेशतर फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनका पूरा घर ही पॉजिटिव आ जाता है और किसी की ये ज़मानत नहीं कि क्या वो कोरोना से अब बच निकलेंगे, क्या उनकी जान बच पाएगी। तो इस ट्रॉमा में जब एक पेशेंट होगा तो उसमें एक डॉक्टर को साइकोलॉजिकली तौर पर भी उस पेशेंट को ट्रीट करना होगा, क्योंकि इस सूरत हाल में एक पेशेंट जो है जहनी तौर भी एक मरीज़ बन जाता है। लेकिन अगर इस जहनी कैफियत को एक डॉक्टर नहीं समझता है तो फिर दवाई सिर्फ एक जो है एक कोशिश है, उस कोशिश से कोई फ़ायदा पेशेंट को मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से डॉक्टरों को अपने बर्ताव पर ज़रूर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और अब हम बात करते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ बड़गाम म्यूनसिपल कमेटी की। पहले श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाल अहवाल तो आप जानते ही होंगे कि आप गाली गलौज पर कॉर्पोरेटर्स उतर आई हैं। एक ऑडियो जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी गश्त कर रहा है, लेकिन माजरत के साथ हम कहना चाहेंगे कि उस ऑडियो को हम आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं इस नशियात के जरिए, क्योंकि इखलाकी गिरावट की भी कोई हद और सीमा होती है और यहाँ
गाली गलौज एक सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर की जानिब से दूसरे कॉर्पोरेटर को। पहले ये बात जरूर है कि इस कॉर्पोरेशन में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बस जमहूरियत का नाम है। जमहूरियत के नाम पर, इलेक्शंस के नाम पर, कॉर्पोरेशन के नाम पर न जाने यहाँ क्या क्या हो जाता है, लेकिन इसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। पहले बाज लोगों का या बाज लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई चलाने वाला है। ये कौन है, इस पर अंदाजे भी लोग लगा रहे हैं, अटकलियां भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों के खदशात भी बहुत सारे हैं। लेकिन नक्शल में ये बात है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ बडगाम म्युनिसिपैलिटी में भी कहीं ना कहीं ये वायरस अब पहुंच चुका है, क्योंकि अब यहां पर भी करप्शन, एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम ये होने लगा है। और कल के दिन में जब यहां पर अदम एतमाद म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बडगाम जो है उसके खिलाफ लाई गई, तो उससे पहले ही उनकी जानिब से रेजिग्नेशन आया है। हालांकि कल के दिन में बाज कॉर्पोरेटरों के मुताबिक यहां पर वोटिंग भी हुई है, और जितने भी यहां पर कॉर्पोरेटर्स थे उनमें सिर्फ एक को छोड़कर सभी ने इस पर पार्टिसिपेशन की है। और जो मौजूदा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद किया। तो लेकिन उससे पहले जब उन्हें पता थी कि उन्हें इसमें शिकस्त हो जाएगी, तो उन्होंने उससे पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। लेकिन रेजिग्नेशन में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ कॉर्पोरेटर्स है इस कॉर्पोरेशन के अंदर, वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं गलत करने के लिए, रिश्वत के लिए, लूट के लिए, करप्शन के लिए। तो इस वजह से वो उसमें नहीं आए, और उससे बेहतर उन्होंने समझा कि उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। लेकिन कल ही या आज भी हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉर्पोरेटर्स के साथ हमारी बात हुई है, और इन कॉर्पोरेटर्स का मानना है कि उन्होंने पहले यानी 1-1.5 महीने पहले ही अदम एतमाद उसके खिलाफ किया था। लेकिन उस वक्त उस चेयरमैन ने, जो म्युनिसिपल कमेटी बडगाम का है, उन्होंने इसे कोर्ट में स्टे लाया, और उसके बाद जब स्टे इससे हटाया गया और यहाँ पर इलेक्शन का ऐलान किया गया, तो उसमें हार को देखते हुए उन्होंने पहले ही रिजाइन किया हुआ है। इन कॉर्पोरेटर्स का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारा एक मसला है कि जो हमने किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट हकीम रोहला, तो वो हमने 13 नवंबर को किया था, और 13 नवंबर से लेके आज तक वो कोर्ट को चीट कर रहा था। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे कोर्ट में, और अब हमने 3 तारीख को इसी महीने वो 3 तारीख को हमने वहाँ से जजमेंट लाई है कोर्ट से। तो कोर्ट से जजमेंट ला के हमने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हवाले किया। वो उसके बाद आज उसका फ्लोर टेस्ट था, और जब उसको नोटिस मिली कल शाम को इलेक्शन के फ्लोर टेस्ट के बारे में, तो उसने 4 बजे ही अपना रिजिग्नेशन पेश किया है हमारे ऑफिस में। और उसके बाद उसने वहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं वहाँ पे कि वो हमारे साथ काउंसलर्स ऐसे करते थे, वो करते थे, मुझे प्रेशराइज करते थे करप्शन के लिए। तो लेकिन वो तो इस इदारे का हेड था, वो प्रेसिडेंट था, काम तो जो कुछ भी था उसी को करना था। सिग्नेचर्स कुछ भी जो था, मान लो कि ऑर्डर्स जो कुछ भी था, वो तो उसी को फॉलो करने, उसी को हमको ओबे करने थे, उसको ऑर्डर्स हमको देने थे। तो करप्शन के हवाले से जो इल्ज़ाम आप पे लगे, क्या आप मानते हैं, और कहीं ऐसा काम हुआ है जिस पे करप्शन हुआ है? नहीं, हम कैसे मानेंगे उसका, वो उसमें हम बोलते हैं कि वो तो बेबुनियाद है, जो उसने इल्ज़ाम लगाया आज वो तो बेबुनियाद है। अगर उसने करप्शन किया होगा वो तो उसने किया होगा, वो तो खुद जिम्मेदार है उसका, हम थोड़ी उसके जिम्मेदार है, क्योंकि हेड तो वही था। हाँ, हमने वो 13 नवंबर को ही लाया था, 13 नवंबर 2019 को ही लाया था, और तब से वो आज तक वो कोर्ट के सहारे वो बैठा था। लेकिन आज उसको फ्लोर टेस्ट में आना था, वो आज भी नहीं आया फ्लोर टेस्ट में। हम 9 में से 8 बंदे प्रेजेंट थे वहाँ पे। मैं वार्ड नंबर 8 हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा से हूँ। जी बताइए। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी बडगाम में आज फ्लोर टेस्ट था, तो आप बखूबी इसे वाकिफ़ है कि 13 नवंबर 2020 में हमने जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने एक्स प्रेसिडेंट साहब को किया था, तो उसमें उसने ऑनरेबल कोर्ट में जाकर उसमें स्टे लाया था। देखिए, जिस वक्त हमने ये इलेक्शन किया उस वक्त उसको कुछ मेंबरान ने चुना, और ये नेचुरली पहले ये पता नहीं होता है कि इंसान के दिल में अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। जब तक कि एक इंसान के साथ उठना बैठना नहीं होगा, तब तक एक इंसान का किरदार समझ नहीं आता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि हमने 2020 महीने इसको म्युनिसिपल एक्ट 2000 सुनाया, मगर बदकिस्मती की वजह से इसको ये समझ नहीं आया कि जब हाउस इसके पूरा काउंसिल जो है इसके खिलाफ है,
तो हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले ही किया था, तो उसको मुझे लगता है बखुद उतरना चाहिए था। करप्शन का इल्ज़ाम लगा आप पे, तो क्या कहना चाहेंगे? करप्शन में देखिए, हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब वाकिफ़ है, खुद वो प्रेसिडेंट थे, खुद वो साइन करते थे, खुद उसके पास अपनी अथॉरिटी थी, हम तो उसमें है ही नहीं। मगर अब एक चीज़ उसने अच्छा किया, जो हमें करना था वो उसने खुद किया। अब ये गवर्नमेंट को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो ये पहले ही कहते थे, हमने इससे पहले भी, आपको पूरा पता होगा, हमने पहले ही बोला था कि आप इसमें इंक्वायरी कीजिए अगर कोई गलत है, जबकि हमारे नॉलेज में है यहाँ पर कोई गलत नहीं है। हमारी म्यूनिसिपलिटी में स्वीपर से लेके एग्जीक्यूटिव अफसर तक सबसे के सब, एवरीबडी, सब के सब अच्छे हैं, और हमने इनके साथ काम किया। उन बेचारों ने हमें सपोर्ट किया आज तक। अगर हम जितने भी हमारे मेंबरान हैं, जितने भी उन्होंने अपने वार्डों में काम किया, वो तो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने हमें सपोर्ट किया, अदरवाइज़ इसने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। चलिए नाज़रीन, 5 अगस्त के बाद तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ही बदल गई है। डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे तो किए गए थे, और रोज़गार के मौके और एवेन्यूज़ जो है उन्हें पैदा करने की तो बुलंद दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा लग रहा है कि एक तो ये एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं और डेवलपमेंट का कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट हो भी जाएगी कैसे, क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट अभी भी वाजिबुल अदा है। हज़ारों करोड़ की ये जो पेमेंट है ये वाजिबुल अदा है, अभी सरकार से अदा नहीं कर रही है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो ज़िम्मेदार है, उनका मानना है कि उन्होंने कई बार साबिका हुकूमत से लेकर साबिका गवर्नर और मौजूदा गवर्नर की नोटिस में भी ये चीज़ें लाई हैं, लेकिन तादम इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं लिया गया। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनका मानना है कि उन्होंने पैसा बैंक से लोन के तौर पर निकाला है और उसमें अब सूद भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी पेमेंट वागुजार नहीं कर रही है। उनने काम किए हैं, वो काम कंप्लीट है, उनकी इनॉग्रेशन भी हुई है, लेकिन जो बाकी मानदा काम है वो अभी हाल्ट पे है, क्योंकि ये ठेकेदार साहिबान जो है ये काम करने के अभी काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं है। जब इनके पास बजट ही नहीं है और सबसे बड़े ठेकेदार साहिबान थे, लेकिन जब इन्हें पैसा नहीं मिला तो नतीजा ये हुआ कि आज आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। सड़क प्रोजेक्ट्स और भी न जाने कितने बिल्डिंग्स, रोड्स और बाकी तरह की डेवलपमेंट जो है वो सिलसिला थम गया है। फारूक अहमद डार के साथ हमारे नुमाइंदे ने बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। आज तक मैंने इतनी कम रफ्तार डेवलपमेंट के हवाले से कभी नहीं देखी जो मैंने आज इस साल 2020-2021 के हवाले से जो एलोकेशन थी कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के हवाले से कम रफ्तार मैंने देखी। ये सबसे बदतरीन सिचुएशन है इस वक्त मेरे ख्याल से डेवलपमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ आप देखिए, जब हमारा ठेकेदार साहिबान फाइनेंशियली साउंड होगा वो काम में जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी स्कीमें पड़ी हुई है इस वक्त जो इनकम्प्लीट है इस वक्त, उसमें सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कश्मीर में PHE के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी आउटस्टैंडिंग है हमारे ठेकेदार साहिबान की। आज तक वो स्कीमें कंप्लीट नहीं हुई ग्राउंड पर। उसका यही वजह है क्योंकि हमारे ठेकेदार साहिबानों को अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। इसके साथ साथ आप देखिए कश्मीर के लोग इस वक्त वो चीज़ भुगत रहे हैं। पानी के हवाले से आप देखिए आए रोज़ पानी के हवाले से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो देहात हो, हर एक जगह मेरे ख्याल से इस वक्त पानी की क्राइसिस चल रही है। इसका एक ही वजह है जो अभी तक हमारे ठेकेदार साहिबानों को पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये भी एक वजह है पैसा रिलीज़ न करना, डेवलपमेंट की रफ्तार इससे भी कम हो। आप देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ मार्च में, क्योंकि उसके बाद कोविड-19 का मसला हुआ पूरे दुनिया में। उसमें भी हमारे ठेकेदार साहिबान NPA हो गए, डिफ़ॉल्टर हो गए बैंकों में। जितने भी आउटस्टैंडिंग है बाहर की उनको बाजी वालों की तरफ से, सैड वालों की तरफ से, उनके सामने भी वो डिफ़ॉल्टर हो गए। उसके साथ साथ उनकी बीमारदारियाँ घर में हैं, उनके बच्चे बीमार हैं या उनके बच्चों को स्कूल में फ़ीस भरना है। जो हमारे इंफॉर्मेशन है हमारे ठेकेदार साहिबान ये पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका एक ही वजह है गवर्नमेंट के पास पैसा बंद है। जितने भी स्कीमें पेंडिंग है कश्मीर में उनको हम कंप्लीट करेंगे। हम दिन रात काम करेंगे ताकि जो इन नवंबर तक जितना भी पैसा है हमारा एलोकेशन है वो यूटिलाइज हम कर सकें। अगर ये नहीं हुआ मेरे ख्याल से फिर अगले साल हम इस चीज़ के लिए तैयार हो गए, फिर हम कामों का भी बाइकाट करेंगे, टेंडरों का भी बाइकाट करेंगे कश्मीर में। फिर हम काम में जाने के लिए फिर तैयार नहीं है।
नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जब हम सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी एक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। जो मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट बने, उनसे हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये सन्नाटा क्यों है, आखिर ये आज सियासी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बैकफुट पर है। 5 अगस्त के बाद यानी जो फैसला लिया गया उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल अदा करना चाहिए था उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश क्यों है। और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन ने इस इंटरव्यू के दौरान, इस गुफ्तगू के दौरान इस बात का एतराफ़ किया है कि जो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर लेना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इनके उन्होंने पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का भी हवाला दिया और कहा कि ट्वीट से कुछ बदलने वाला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है उन्हें ट्वीट के बजाय अमली तौर पर एक्शन दिखाना होगा। मेरी ज़ाती राय है, मैं लीडरशिप से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें दुटोक इनसे कहना चाहिए कि आप धोखाबाज हैं, आप धोखा करते हैं, लिहाजा धोखा न खाने के लिए हमें बिल्कुल वो रहना चाहिए इस सूरत हाल में कि हम ये आइंदा धोखा खाने वाले नहीं हैं। और दफ़ा 370, 35A, डोमिसाइल लॉ, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें इस वक्त भी जो आपको नज़र लगती हैं वो ये बिल्कुल हमसे धोखा की वजह से किया गया है। तो ये कहना आपका ठीक है कि हमसे भी गलतियां हो गई हैं, उसमें कौन इनकार करेगा। दरअसल जो उन्होंने वक्त पर हमसे धोखा किया उस पर हम लगे रहे और हमने वो धोखा खाया, ये बात सही है। उमर साहब के ट्वीट के जरिए तो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि हालात सब कुछ तो बदल चुका है, सिनेरियो जम्मू कश्मीर का बदल चुका है। यहाँ के लोग तो क्या ट्वीट के जरिए से ही आप लोगों को सेटिस्फाई करेंगे? ग्राउंड पे आके तो कोई बात हो नहीं रही ना अभी तक। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसे करने से, ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा जब तक न हम इसमें अमली तौर पर सामने आ जाएंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो कुछ हमें 5 अगस्त से पहले की जो सूरत हाल है, हम उसको पहले वही सूरत हाल बहाल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हम में से यही चाहते हैं कि हम दफ़ा 35A या दफ़ा 370 को वापस हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे और वो कोशिशें हम जारी रखेंगे। हमारे लीडर्स का ताल्लुक़ है, हमने उस पर बात तो की ज़रूर की। और ये जो लोग हैं, ये जो हमसे ये सवाल करते हैं, हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं कि दफ़ा 370 को रिवोक करने के लिए, इसको वापस हासिल करने के लिए, 35A को वापस हासिल करने के लिए हमें हर कीमत पर कोई भी चीज़ करना पड़े हम वो ज़रूर करेंगे। दफ़ा 370 के लिए एज ऑन डेट हम कुछ नहीं करते हैं। बेशक बयानबाजी होती है, बयान हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान की ये हमेशा ये है कि वो जो कहते हैं वो फिर करते नहीं हैं। और उन्होंने हमेशा कश्मीर के साथ, कश्मीर लीडरशिप के साथ उन्होंने धोखा किया। आज की बार भी उन्होंने यही धोखा दे दिया। 4 अगस्त को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात हुई तो जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे तो वहाँ कुछ नहीं लगता था कि कुछ होने वाला है, कोई इसमें कोई तब्दीली आने वाली है, बिल्कुल लगता नहीं। 5 अगस्त को ही उन्होंने फिर वो जो ये ड्रामा खेला तो उसमें वो 5 अगस्त से ही शुरुआत हुई। लिहाजा वो हमारे लिए वो धोखा खाने की बात है, वो हमसे धोखा किया गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड है लेकिन ईद की आमद है और बड़ी ईद इसे कश्मीर यानी ईद उल अज़हा के तौर पर भी इसे जाना जाता है और ईद कुर्बान के नाम से भी ये दिन जो है काफ़ी मकबूल आम है, क्योंकि इस रोज़ आम तौर पर मुसलमान जो है कुर्बानी जो है सर अंजाम देते हैं। लेकिन
آج کووڈ ہے, بیشتر علاقے لاک ڈاؤن کے اندر ہے, رسائی بہت کم ہے اپنے رشتہ داروں تک, اور سرکار کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. جب سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے تو پھر یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کو لے کر, اس کی تقسیم کاری کو لے کر کیا کچھ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے اسلامی ضوابط کیا ہے, اسلامی مفہوم کیا ہے, اور اسلامی جو احکامات ہیں وہ کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھی سید روف فاروقی نے بات کی ہے مفتی قاضی عمران کے ساتھ, اور مفتی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, آئیے آپ بھی دیکھتے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں جو بھی حکم دیا ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حکموں کی پابندی کریں گے. جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے, جو لوگ صاحب نصاب ہیں, جن کی ملکیت میں اتنی رقم آ جاتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے, کم از کم 612 گرام چاندی کے بقدر جو قیمت بنتی ہے, اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے اپنی روزمرہ ضروریات کے علاوہ تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے. تو وہ ایک مسلمان ہے, وہ اپنا فریضہ ادا کر دے گا. لیکن اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ وہ علاقے جو ریڈ زون قرار دیے گئے ہیں, جہاں متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو وہاں کے لوگوں کے لیے کیا شریعت حکم دیتی ہے. تو ایک اہم سوال ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, جو ذمہ دار حضرات ہیں, جو علاقے ریڈ زون قرار دیے جاتے ہیں وہ انسان ہیں, وہاں انسان رہتے ہیں, وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اور جو انتظامیہ ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جو روزمرہ ضروریات ان کا انتظام کریں. اس لیے کہ ہم نے ریڈ زون قرار دے کر اصل میں ان کو باہر آنے سے منع کر دیا, اور جو باہر والے لوگ ہیں ان کو وہاں جانے سے منع کر دیا, اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بیماری دوسرے علاقوں میں نہ پھیل جائے. گھروں علاقوں تک محدود اسی لیے کیا جاتا ہے جو آپ ریڈ زون قرار دیتے ہیں. تو جس طرح دیگر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے انتظامیہ, اس علاقے کے لیے اگر عید کے دن بھی وہ لوگ ریڈ زون ہی میں رہے تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے جانوروں کا انتظام کریں. جیسے ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں, پیمنٹ لوگ خود کرتے ہیں لیکن انتظامیہ انتظام کر دیتی ہے. اسی طرح اس عید کے موقع پر ایک مذہبی فریضہ ہے, ہم سب کی ذمہ داری اور انسانی سماج میں اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مذہبی فریضہ ادا کرنے میں ان سے جتنا تعاون ہو سکے ان کا تعاون کریں. کہ غریب پروری اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے. غریبوں کی ہمدردی کرنا اسلام سکھاتا ہے, اور درد دل کے واسطے تو انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے, اور اسلام سب سے زیادہ درد دل کا پیغام دیتا ہے. اگر وہ 4-5 کرتا ہے تو وہ ایک قربانی واجب ادا کرے, اور باقی جو پیسہ اس نے رکھا وہ غریبوں میں دے دے. لیکن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کرے, قربانی کے جانور کو ذبح کریں. اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یا لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس قربانی کا گوشت کو ہم آگے چل کر کیا کریں گے, اس کو تقسیم کیسے کریں گے. تو جس طرح ہم عام روزمرہ ضروریات پورے کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ بازار جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, اپنے جو بھی سماجی کام ہوتے ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کو بھی تمام احتیاطی تدابیر اور جو بھی میڈیکل ایڈوائزری ہوگی اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, آخر پر آپ سے ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ جہاں جموں کشمیر کو تعمیر و ترقی کے لحاظ سے کافی اوپر لانے کی بات کی گئی تھی, وہیں پر ابھی بیسک نیسسٹیز یعنی بنیادی سہولیات جو ہیں اس سے بھی بیشتر آبادی ابھی محروم ہے. بارہمولہ کا علاقہ اور اسے سنگھ پورہ کا علاقہ, کانسپورہ بالکل اس کے ساتھ ہیں, وہاں کے لوگوں نے شکایت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہ ہی سڑک, نہ ہی بجلی, نہ ہی پانی, نہ ہی دوسری چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں. دستیاب تو ہیں لیکن وہ وافر مقدار میں نہیں ہے, یا جتنی لوگوں کی ضرورت ہے اتنی پوری نہیں ہو پاتی ہے. الگ الگ طرح کی شکایتیں ان لوگوں کی ہیں. ہمارے ساتھی ارشاد بٹ کے ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں نے بات کی اور اپنی فریاد جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی. ان کی فریاد کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب شیخ مقبول صاحب تھے, شیخ مقبول نے یہاں پر ایک بار مطلب وہ روڈی بچھا دی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے مظفر بیگ صاحب آئے تو انہوں نے اس کی مطلب بلیک ٹاپنگ کی ہے. لیکن سر آج 16 یا 17 سال ہو گئے, تب سے لے کر آج تک کسی نے اس کو نہیں پوچھا ہے. تو ٹھیکیدار کام کرتا ہے, نہ تو مطلب کیا ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب کیا کوئی پینس لیتے ہیں. یہ جو سنگھ پورہ کا علاقہ ہے وہاں پر جب بالکل بارش کی کچھ بوندیں گرتی ہے تو اتنا پانی جمع ہو جاتی ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں شوز, چپل جو ہے, ٹراؤزر اوپر چڑھانے پڑتے ہیں, پھر چلنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنگھ پورہ جو ہے ہم ڈسٹرکٹ کے ساتھ ٹچ ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی جنگل علاقے سے ہیں. تو بالکل اس گاؤں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. پہلے تو پانی نہیں ہے, پانی کے لیے تو روز صبح شام لڑائیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. اس کے بعد روڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں, سسٹم ہی گاڑیوں کا بگڑ چکا ہے.
बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें हमारे रोड बनवाए जाएं, पानी की किल्लत जो है उसको दूर किया जाए, ठीक है, हमारे लिए लाइफ स्टाइल जो वो ईजी कर दिया जाए। जैसे सबके बारे में सोचा जाता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचा जाता है, वैसे पिंड सिंहपुरा उसके बारे में भी सोचा जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, प्रोग्राम के कैमरामैन खालिद मुश्ताक, समीर बानी और हमारे एडिटर साहिल मजीद को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।